क्या आप जानते हैं कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति पर किस विशेष कानून के तहत कार्रवाई होती है? सरकार किस कानून के अंतर्गत हड़ताल पर रोक लगा सकता है? अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून क्या है? मीसा, टाडा, पोटा, रासुका और यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के बारे में आपने क्या सुना है? तो चलिए आज इन्हीं सब के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग इससे पहले मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकार के अंतर्गत ही आर्टिकल 22 में निवारक निरोध कानून का जिक्र है। मूल अधिकार अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 22 के खंड 3 और 7, अनुच्छेद 22 के खंड 3 और 7 तक में निवारक निरोध कानून का प्रावधान है। अब ये निवारक निरोध कानून क्या है? तो ये विशेष प्रकार के कानून है। देश में कोई आतंकवादी गतिविधि हो, आंतरिक अशांति हो या विशेष परिस्थितियों में इस कानून का प्रयोग किया जाता है। तो इस आर्टिकल के तहत जो पहला कानून बना वो निवारक निरोध अधिनियम 1950 का लाया। इस कानून के तहत अरेस्ट व्यक्ति को नज़रबंदी, 1 वर्ष की नज़रबंदी का अधिकार सरकार को था। यह कानून 1950 में लागू हुआ और 31 दिसंबर 1969 को यह कानून समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह पर एक दूसरा कानून आता है जिसका नाम है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इस कानून का शॉर्ट फॉर्म में नाम है मीसा। यह कानून काफ़ी फेमस हुआ और इस कानून का फेमस होने का, लोकप्रिय होने का एक और राजनीतिक कारण भी था। जून 1971 में यह कानून मीसा लागू होता है और 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस कानून को समाप्त कर दिया जाता है। इस कानून के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति को 21 माह तक नज़रबंद करने का प्रावधान इस कानून में था। यह कानून तो ठीक था, लेकिन जैसे ही भारत में आपातकाल लगा तो 1975 से 77 के बीच इस कानून में कई संशोधन किए गए और इस कानून का प्रयोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए या राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जाने लगा। कहा जाता है कि जैसे ही आपातकाल लगने वाला था, इंदिरा गांधी ने अपने पुत्र संजय गांधी को बुलाकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की एक सूची बनाने के लिए कहा था और संजय गांधी ने जो सूची बनाई थी उसमें सबसे ऊपर में जयप्रकाश नारायण थे और इन सभी पर मीसा के तहत कार्रवाई करने की आदेश दिया गया था। तो इसमें जो मीसा के तहत जो राजनीतिक बंदी बनाए गए उसमें सबसे पहला व्यक्ति आपातकाल के दौरान जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। और इसके बाद उस समय के सभी प्रसिद्ध नेता और कई छात्र, कई सामाजिक संगठन, कई न्यूज़ चैनल वाले, प्रिंट मीडिया वाले भी अरेस्ट हुए थे। जो प्रमुख राजनीतिक चेहरे हैं तो सबसे पहले जो अरेस्ट हुए थे जयप्रकाश नारायण मीसा के अंतर्गत, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, एम करुणानिधि, बिहार से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, मोरारजी देसाई, शरद यादव, चंद्रशेखर और न जाने और कितने लोग अरेस्ट हुए थे। इस कानून के तहत उस समय 1 लाख से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो गए थे। जेलों में मतलब मीसा बंदियों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें रखने का स्थान भी नहीं था। बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं, वो जब जेल में थे तो उसी समय मतलब उनकी बड़ी पुत्री का जन्म हुआ था। 1976 की बात है, तो 1976 में उनकी बड़ी पुत्री का जन्म हुआ और चूंकि वह मीसा कानून के अंतर्गत बंद थे इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा रखा। तो अभी उनकी बड़ी बेटी मीसा यादव जो है उनका नाम इसी कानून के अंतर्गत रखा गया था। इसके बाद एक और कानून है अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। यह एक अलग तरह का कानून है। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस कानून को कहते हैं एस्मा। एस्मा है एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, जिसे एस्मा भी कहा जाता है।
इस कानून की क्या उपयोगिता है, ये कब बना देखते हैं। तो यह कानून 1968 ईस्वी में बना, कुछ संशोधन के साथ वर्तमान समय में भी लागू है। समय समय पर इसमें संशोधन होते रहता है और यह केंद्र द्वारा बनाया गया कानून है, लेकिन राज्य भी अपने तरह से इसमें कुछ संशोधन करके अपने राज्य में इसे लागू कर सकता है और बहुत सारा राज्य लागू किए हुए भी है, लेकिन यह केंद्रीय कानून है। हाल में कर्नाटक में सफाई कर्मियों पर यह कानून लगाया गया। इस कानून में क्या है कि इस अधिनियम में 6 माह के लिए इसे लगाया जा सकता है। यह कानून को कहीं भी लगेगा तो मैक्सिमम प्रारंभ में 6 माह तक लगाया जा सकता है और फिर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ये अत्यावश्यक सेवारक्षण कानून इसलिए है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक सूची तैयार करती है और उन सेवाओं को इस कानून के अंतर्गत लाती है कि अगर कोई सेवा अत्यावश्यक सेवारक्षण कानून के दायरे में आता है तो आप उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकते। तो इस आधार पे सरकार अगर जिन सेवाओं को इस कानून के दायरे में लाया गया है उसमें काम करने वाले व्यक्ति अगर हड़ताल करते हैं या किसी प्रकार का मतलब आंदोलन करते हैं तो इस कानून के अंतर्गत सरकार कार्रवाई कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल लेट कि अभी वर्तमान में बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है। शिक्षकों के संबंध में कुछ मतलब सरकार ने फैसला लिया है, इसके लिए शिक्षकों में काफ़ी असंतोष है। तो अगर मतलब हड़ताल वगैरह होता है तो अब इस सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। अगर वह गणना को या जनगणना को इस सेवा के अंतर्गत सूचीबद्ध कर देती है तो उसे शिक्षकों पर इस्मा लगाकर उसे हड़ताल करने से रोका जा सकता है। उसी प्रकार वर्तमान में कई राज्य हैं जहां पे समय समय पर कर्मचारियों पर इस कानून का प्रयोग करके उनके हड़ताल को रोका जा रहा है। उसके अलावा एक और कानून है विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं COFEPOSA, ठीक है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है। इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत आप विदेशी मुद्रा का अवैध मतलब व्यापार नहीं कर सकते। एक सीमा जो सरकार का है उससे ज़्यादा आप घर में रख नहीं सकते। आजकल हम लोग फिल्मों में काफ़ी टीवी पे देखते हैं कि हवाला का कारोबार, तो हवाला के काम में अगर जो संलिप्त होते हैं यानी अवैध ढंग से विदेशी मुद्रा या भारतीय मुद्रा का कारोबार करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने का धंधा करते हैं, तो इसी कानून के अंतर्गत उन पे कार्रवाई हो सकती है। यह अधिनियम 1974 में बना था और वर्तमान समय भी यह अधिनियम लागू है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। तो इस कानून को NSA या रासुका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह कानून 1980 में बना लेकिन लागू हुआ 24 सितंबर 1983 ईस्वी को। इस कानून के अंतर्गत प्रावधान है कि संदेह के आधार पर किसी भी अपराधी को अपराध करने से पूर्व भी बंदी बनाया जा सकता है और 12 महीने तक नज़रबंद रखा जा सकता है। इस कानून में ऐसा नियम है। गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता का हकदार है, वह कानूनी सहायता ले सकता है। अभी वर्तमान में मनीष कश्यप और अमृतपाल सिंह का मामला है। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के पत्रकार हैं और अमृतपाल सिंह का संबंध पंजाब से है। इन पर आरोप है कि खालिस्तान संगठन को फिर से पंजाब में खड़ा करना चाहते हैं। तो ये व्यक्ति अरेस्ट है और ये व्यक्ति अभी अरेस्ट में नहीं है, लेकिन दोनों पर यह NSA या रासुका लगाया गया है। इस कानून को किस स्थिति में लगाएंगे? तो सांप्रदायिक दंगे का अगर स्थिति है या किसी व्यक्ति पर आरोप है जातीय दंगे का या देश की सुरक्षा को खतरा है, तो इन सारे परिस्थितियों में व्यक्ति पर रासुका लगाया जा सकता है। रासुका इस कानून में रासुका में गिरफ्तार व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है, लेकिन वह अपील जो कर सकता है वह ऊपरी अदालत में ही कर सकता है।
वर्तमान समय में भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कुछ सुधारों के साथ अभी लागू है। उसके बाद हम देखते हैं आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोधक अधिनियम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज एक्ट 1985। इसको शॉर्ट में कहते हैं टाडा। यह जो अधिनियम या ये कानून है जो भारत में 1985 में लागू हुआ। इस कानून में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को 180 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है और मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करके, मजिस्ट्रेट के यहाँ अपील करके पुनः उसे 180 दिन तक रखा जा सकता है। अभियुक्त इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को या अभियुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करने का अधिकार दिया गया है। 23 मई 1995 को इस कानून को संसद में प्रस्ताव पारित करके इस कानून को 23 मई 1985 में समाप्त किया गया। यानी यह कानून 85 में लगा और 23 मई 1995 को इस कानून को समाप्त किया गया। लगभग 10 साल ये कानून रहा। 85 में स्टार्ट होता है, 95 में समाप्त हो जाता है। इस कानून के समय में ही मुंबई का बम कांड हुआ था और कई लोगों पर NSL टाडा लगाया गया था। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध मामला है वो संजय दत्त का है, फिल्म अभिनेता संजय दत्त। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को टाडा के अंतर्गत ही अरेस्ट किया गया था और बाद में उन्हें सजा भी हुई थी। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वह है आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में पोटा के नाम से जानते हैं। यह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय बना था। यह बहुत ही कड़ा और विवादास्पद कानून था। इसमें प्रावधान थे। यह कानून 2 अप्रैल 2002 को तो लागू हुआ। इसमें पुलिस हिरासत की अवधि 30 दिन थी। गिरफ्तारी की स्थिति में परिवार के सदस्यों को सूचित करना था और इसमें कई विवादास्पद पहलू उभर कर आए, जिस कारण इस कानून को 21 सितंबर 2004 को समाप्त कर दिया गया। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, अगला जो है गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम अर्थात अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं UAPA। अभी वर्तमान में UAPA लागू है और UAPA को 1967 में लागू किया गया था सर्वप्रथम, लेकिन वर्ष 2004 में और 2008 में इसमें कुछ संशोधन किया गया और इसका मुख्य जो प्रावधान किया गया आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में इसका संशोधन हुआ। और वर्ष 2019 में हाल अभी से 3 साल 4 साल पहले वर्ष 2019 में कुछ इसमें आवश्यक संशोधन हुए और इस कानून को अत्यंत कड़ा बनाया गया, काफ़ी कठोर बनाया गया। अभी सबसे अधिक जो गिरफ्तारियां होती है UAPA के अंतर्गत ही होती है। इसमें अनेक गिरफ्तारियां हुई, अनेक आतंकवादी का भी हुआ, अनेक राजनीतिक गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन हाल में जो कुछ गिरफ्तारियां हुई उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें हाल में हुआ है शरजील इमाम, काफ़ी फेमस रहा, न्यूज़ में काफ़ी छाया रहा। शरजील इमाम की गिरफ्तारी उस स्थिति में हुई जब दिल्ली में CAA का वह विरोध प्रदर्शन कर रहा था। सरकार ने इस पर आरोप लगाया कि CAA के विरोध के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, देश विरोधी भाषण दिए, देश विरोधी एक्टिविटी में भाग लिया। यह आरोप लगाकर उसे 2020 में गिरफ्तार किया गया। अभी भी वे जेल के अंदर में ही हैं इस कानून के अंतर्गत। उसके बाद है इशरत जहां, ये गुजरात का मामला है। इशरत जहां का मामला भी काफ़ी फेमस हुआ था। ये कांग्रेस नेत्री हैं, कांग्रेस से इनका संबंध है। इन्हें फरवरी 2020 में अरेस्ट किया गया था और 14 मार्च 2022 को इन्हें जमानत मिली। अभी वे जमानत पे हैं। और सिद्दीकी कप्पन ये हाल में आप लोग देखे होंगे कि दशहरा के समय या सितंबर महीना में इनकी जमानत हुई थी। सिद्दीकी कप्पन एक पत्रकार है। सरकार ने यह उत्तर प्रदेश में एक विवादास्पद मामले को कवर कर रहे थे, जिसमें सरकार फंसती नजर आ रही थी, तो उसको कवर कर रहे थे। लेकिन सरकार ने इन पर आरोप लगाया कि यह आतंकवादी संगठन
पीएफआई से संबंध रखते हैं और ऐसा आरोप लगाकर इन्हें अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें हाल में मतलब अभी से 6 महीना पहले इनको छोड़ा गया है। 9 सितंबर 2022 को इनको जमानत मिली है। उसके बाद एक और है यासीन मलिक। यासीन मलिक का संबंध जम्मू कश्मीर JKLF संगठन से है। JKLF संगठन काफ़ी विवादास्पद संगठन रहा है, आतंकवादी संगठन माना जाता है। JKLF से संबंधित है यासीन मलिक। इन पे मतलब UAPA के माध्यम से पहले से भी मतलब इन पर मामला चल रहा था और हाल में ही इनकी जो लास्ट सुनवाई हुई है मई 2022 में, और इस सुनवाई के दौरान इन्हें गिरफ्तार भी किया गया और फाइनली इन्हें सज़ा दी गई आजीवन कारावास का। तो यह भी यासीन मलिक अभी जेल में है। UAPA के अंतर्गत कई गिरफ्तारियां हुई और हाल के वर्षों में भी हुई, लेकिन ये 4-5 अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी जिक्र किए जो काफ़ी चर्चा में रहा, मीडिया में छाया रहा। आज के वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग आर्टिकल 22 जो हम लोग का मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, उसमें जो विशेष प्रावधान है निवारक निरोध कानून का, उसके बारे में आप जानें और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब दें। ये सारे निवारक निरोध कानून काफ़ी चर्चा में रहते हैं और आज के वीडियो देखने से आपको यह भी पता चल गया होगा कि सरकारें समय समय पर इसमें बदलाव भी करते रहती है। परिस्थिति के अनुसार निष्पक्ष होकर कुछ सरकारें इस कानून को बनाती है, जैसा देश की परिस्थिति होता है, और कुछ सरकारें ऐसे भी होती है को अपने हिसाब से अपने सुविधा के लिए इस कानून में संशोधन करती है और अपने सुविधा के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती है। तो हमको ये पूरा वीडियो देखने से वर्तमान परिस्थिति या हमारे भारत में निवारक निरोध कानून का कैसे काम करता है उसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।